रेयर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो इसमें क्या वैरी करेगी, प्रेशर चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगी, और ये जो डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस आगे मीडियम में प्रोपोगेट करेगा। और जब भी कोई डिस्टर्बेंस मीडियम में प्रोपोगेट करती है तो हम इसी को वेव्स बोलते हैं। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि वेव को एज अ फंक्शन, एज अ मैथमेटिकल फंक्शन हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेल, y as a function of x comma t can be represented as yx plus minus vt। और अगर हम बात करें एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, तो उसका इक्वेशन हमें कैसा देखने को मिलता है, वो ऐसा मिलता है y is equal to a sin omega t minus kx plus 5, जहां पे ये जो फाई है इसे हम बोलते हैं फेज, राइट, या इस पूरी चीज को बोलते हैं फेज, और ये जो फाई है इसे फेज डिफरेंस बोलते हैं। जब आप अलग अलग पॉइंट्स पे देखें या अलग अलग वेव्स को कंपेयर करें, तो ये जो पैरामीटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें हम पिछले सेशन में भी कर चुके हैं। और यहाँ पे फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का एक सिंपल सा रिलेशनशिप आपके सामने दिया हुआ है। इन सब चीजों को आप नोट डाउन करेंगे या फिर कर भी लिए होंगे। अब बात करते हैं आगे स्पीड ऑफ अ साइनोसाइडल वेव की। तो मैंने आपको बताया है कि जब हम स्पीड की बात करें तो आपको यह समझना होगा कि स्पीड इज गिवन बाय कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमको पता है कि साइन एक्स या फिर साइन ओमेगा टी और के एक्स ऐसा कुछ दिखता है। तो हमने ये भी देखा था कि v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के आ जाता है, दैट इज स्पीड ऑफ द वेव। उसके बाद ऑब्वियसली चूंकि पार्टिकल्स भी इसमें चल रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, तो उनकी भी स्पीड का एक इक्वेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा, जो कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी देखा हुआ है। उसके बाद एक्सेलरेशन भी होगा उस पार्टिकल का, ऑब्वियसली ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी देखा हुआ है, और ये सब हमने लास्ट सेशन में भी इसकी चर्चा की थी। और रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड दैट ऑफ द वेव, इसकी भी बात हमने की थी, और ये सारे फॉर्मूलेज हम नोट डाउन करेंगे। तो जब हमने ये सब फॉर्मूलेज देख लिए तो हमें ये समझना है कि एक जनरल इक्वेशन कैसा दिखेगा। एक वेव का जनरल इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर टाइम्स डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, या कभी कभी इसको डो भी पढ़ लेते हैं, तो डो स्क्वायर वाई बाई डो टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डो स्क्वायर वाई बाई डो एक्स स्क्वायर। तो ये एक जनरल इक्वेशन है वेव का। और अगर आपके पास कोई सी भी वेव है जो कि लीनियर है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी ही चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि जो इक्वेशन हमें गिवन है वो एक वेव का इक्वेशन है। तो इसे एक किसी गिवन इक्वेशन को हम बोल सकते हैं कि वो वेव है या नहीं है, उसका एक शॉर्ट तरीका ये है कि हम उसे जनरल इक्वेशन से चेक कर ले। और अगर हम बात करें ट्रांसवर्स पल्स ऑन अ स्ट्रिंग की, तो उसमें हम v का वैल्यू लिखते हैं रूट ओवर टी अपॉन म्यू। और ऑब्वियसली जैसा कि इस फॉर्मूले से दिख रहा होगा कि ये दो प्रॉपर्टी, दो बेसिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। एक हो गई इलास्टिक प्रॉपर्टी और दूसरी क्या हो गई, इनर्शियल प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं एनर्जी की। तो जल्दी से एनर्जी की बात कर लें। वेल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि दोनों को आपने जोड़ दिया तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी। उसके आगे चले गए तो एवरेज पावर, ये सारी बातें हमने पिछले सेशन में भी की। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला और वेव इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेंगे तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज आपके फॉर्मूले शीट में मिल जाएंगे, अगर आपने पिछले सेशन में सब कुछ प्रॉपरली नोट किया है तो। अब आगे की कहानी करते हैं विस्तार से, और बात करते हैं हम जब दो कोहेरेंट सोर्स जहां से कि वेव्स आ रहे हैं और ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। तो जब ये दो कोहेरेंट सोर्स से वेव्स आएंगे और वो आपस में मिलेंगे तो एक फिनोमेना को जन्म देंगे जिसका नाम है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस की बात हम फिर आगे भी देखेंगे कि क्या होता है, कैसे वो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, कैसे डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अब यहाँ पे हमने कोहेरेंट सोर्सेज ही क्यों लिए, इसकी बातें भी डिटेल में हम कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात, कोहेरेंट सोर्स होता क्या है। तो कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिससे वेवलेंथ सेम हो, और फेज डिफरेंस हो सकता है लेकिन वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई भी सोर्स इन तीनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर देता है तो हम ऐसे सोर्स को कोहेरेंट सोर्स का नाम देते हैं। और इनकोहेरेंट सोर्स कैसा होगा, वेल, जो
इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता हो। अब बात करते हैं हम कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस की। तो अगर दो साइनोसाइडल वेव हैं, दोनों कोहेरेंट हैं और दोनों मूव कर रहे हैं अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक सोडा कैन रखा है और आपने देखा कि दो अलग अलग सोर्स से, आप देखिए कैसे ये दोनों वेव्स आते हैं और कैसे उस छोटे से सोडा कैन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और कैसे आप पार्टिकल का एसएचएम देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप देख सकते हैं कैसे ये ऊपर नीचे जाता है। तो अगर आपके पास दो ऐसे वेव्स हैं, मान लीजिए कि एक वेव को आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और दूसरा वेव है जिसका इक्वेशन है y2 इज a2 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। सो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाई का। तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा, ये दोनों जो मिलेंगे आपस में, तो ये फिर एक नया वेव का इक्वेशन होगा, और इस वेव का इक्वेशन को हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा, जहां पे a का वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, और tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा a sin अल्फा डिवाइड बाय a cos अल्फा, ऑब्वियसली दैट इज a2 sin फाइव डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos फाइव। अब इन दोनों फॉर्मूले को भी इंपॉर्टेंटली नोट डाउन कर लेंगे हम, ठीक है। जहां तक हम इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो आपको कहीं ना कहीं वेक्टर की याद जरूर आएगी। तो एम्पलीट्यूड ऐसे इन जनरल वेक्टर्स होते नहीं हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसे वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली, ताकि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो बहुत आसान हो जाए। तो याद रखिएगा, ये वेक्टर्स होते नहीं हैं, लेकिन हम इसको ज्योमेट्रिकली या मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि ये एक आसान तरीके से हम इन चीजों को सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब ये सारी गुड बातें, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने अपने मेन सेशन में बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है, बहुत डिटेल में किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे और ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत है। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल मॉडल की बात करें, तो अब आप देख सकते हैं अगर y1 है एक इक्वेशन जिसका जो ऐसा दिखता है a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और y2 a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है, क्योंकि ओमेगा सेम है, लैम्डा भी सेम है। और तीसरी बात कि इन दोनों सोर्सेज के बीच में, इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस तो है, लेकिन ये फेज डिफरेंस किसके बराबर है? ये फेज डिफरेंस है फाई के बराबर, जो कि एक कांस्टेंट है। तो यानी कि ये दो कोहेरेंट सोर्सेज है, जब ये आपस में इंटरफेयर करेंगे तो आपको एक रिजल्टेंट इक्वेशन मिलेगा। और यहां पे हम बात कर रहे हैं वैल्यू की, किसकी वैल्यू की? एम्पलीट्यूड की वैल्यू। जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड कैसा दिखता होगा। तो हमने देखा कि A1 और A2 के साथ जो A का रिलेशन है वो कहीं कहीं वेक्टर के टर्म्स में दिख रहा है। तो ऐसा मान लेते हैं कि अगर हमने वेक्टर डायग्राम में एक A1 ले लिया और दूसरा A2 ले लिया, इन दोनों के बीच एंगल डाल दिया फाइव। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये दोनों वेक्टर होते नहीं है एक्चुअली, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए, हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हम इन्हें वेक्टर मानते हैं, तो अगर ये दोनों वेक्टर होते तो इनका रिजल्टेंट कहां से होता? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि चलो यहां ये होता, करेक्ट। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ भी सोच ले तो बोलेंगे कि आपकी अरे ये तो इंक्लूडेड डायगोनल होगा, है ना। तो आपके पास ऑब्वियसली बहुत सारे मेथड्स है इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन फाइनली क्या फॉर्मूला आएगा? जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा था वेक्टर्स का। अब ये सारे बातें तो हो चुकी है, ये सभी बातें हमने अच्छे से कर ली। तो अब हम कहां अप्लाई करेंगे इन चीजों को? क्वेश्चंस में ऑफ कोर्स। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला सवाल। तो ये क्वेश्चन कहता है कि टू वेव्स हैविंग इक्वेशन x1 a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव वन, x2 विच इज इक्वल टू स्मॉल ए, सब दोनों में ही स्मॉल ए है, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव टू, if in the resultant wave the frequency and the amplitude remains equal to the amplitude of the superimposing wave, the phase difference between them is। तो अब यहाँ पे आपसे phase difference की वैल्यू पूछी गई है और आपके पास है वक्त 30 सेकेंड का, जिसमें कि आप इसे सॉल्व करेंगे और जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। एक सिंपल सा इक्वेशन और आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कहता है पाई बाई 2, ऑप्शन बी कहता है 2 पाई बाई 3, ऑप्शन सी कहता है पाई बाई 3 और ऑप्शन डी है पाई बाई 4। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? वक्त आपका समाप्त हो चुका है। मैं आपको और 10 सेकेंड और देता हूं, ताकि अगर आप आखिरी पड़ाव पे हैं तो आप जल्दी से जल्दी ये आंसर निकाल पाएं और अपने सही ऑप्शन को चूज कर पाएं। हमें देखिए क्या दिया हुआ है, x1 और x2। तो इसे बिल्कुल इसी तरह से लिख लेते हैं। अब हमें एक बात पता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का हम इक्वेशन लिखते हैं ए का, वो किसके बराबर होगा? अगर हम इसे a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव ऐसा लिख दें तो अगर मैं a1 और a2 के टर्म्स में लिख दूं, चलो तब तक के लिए, तो क्या लिख सकते हैं? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस, अभी मान लेते हैं कि जो इनके बीच का फेज डिफरेंस है उसका नाम रख दिया हमने डेल्टा फाई। ठीक है, अब देखिए एक बात तो तय है कि a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, करेक्ट। तो अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा a स्क्वायर, यही होगा ना, करेक्ट। तो यहां से 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैंने 2a स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा आपके पास? 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई, करेक्ट। ये हो गई कहानी यहां तक, ओके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो गया? ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू किसके बराबर हो गया? ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए था ये भी ए के बराबर हो गया। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं बोलूं कि चलो ठीक है ये भी स्मॉल ए के बराबर हो गया, ओहो, तब तो क्या ही बात है। फिर तो हमें क्या मिला? अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ डेल्टा फाई, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, सॉल्व कर देंगे, राइट, इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 1/2, इजंट इट, है ना। कॉस डेल्टा फाई का क्या वैल्यू मिल जाएगा यहां से? अब इंटरमीडिएट स्टेप्स में एक एक स्टेप नहीं लिख रहा हूं ऑब्वियसली, अब इतना तो आपको आना ही चाहिए। इसका वैल्यू मिल जाएगा -1/2, यानी कि डेल्टा फाई के दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। डेल्टा फाई के दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 2π/3, जैसे हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं उस रेंज की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा हो सकता है 4π/3। यही दो ऑप्शंस हो सकते हैं, करेक्ट। तो देखिए हमने ऐसे सॉल्व किया, सीधी सीधी कहानी है। कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए सब्स्टिट्यूट किया, आपको मिल गया कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू -1/2। और इसमें अगर आप चारों ऑप्शंस को चेक करें तो कौन से ऑप्शन से मैच हो जाता है अपना आंसर? ऑप्शन बी से मैच हो जाता है, जी हाँ। तो ऑप्शन बी है हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। तो अगली कहानी है इस सवाल की, जिसमें कहा गया है कि 3 waves ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी having amplitude 10 mm, 4 mm and 7 mm arrive at a given point with successive phase difference of π/2. The amplitude of the resulting wave in millimeters is, चलिए 30 सेकेंड। अभी अभी हमने एम्पलीट्यूड के बारे में बात करी थी, समझा था कि कैसे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इससे ज्यादा मैं आपको और हिंट नहीं देने वाला, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो सॉल्व कीजिए। क्या होगा अगर मैं सिंपल सा ये सोच लूं कि चलो यार हमने इसे वेक्टर वाले मेथड से सॉल्व करना, मतलब कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था, और इस वजह से ही आपको ये बात बताई गई थी कि इससे बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं सोचूं कि चलो ये 10 mm वाला इधर है, तो 4 mm किधर होगा? उसके परपेंडिकुलर, यानी कि यहां, ठीक है। और 7 mm किधर होगा? इसके ही परपेंडिकुलर, यानी कि यहां। तो आप सोचो अगर हम इसे वेक्टर के फॉर्म में देखें तो ये 7 और ये 10, तो ये नेगेटिव हो गया, राइट। तो क्या लिख सकते हैं इसको?
ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 3, है ना, ये हो जाएगा 3, तो इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा 5। अब इसमें क्या करना है यार, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। समझ में आ गई बात। अगर आप वेक्टोरियली इसको रिप्रेजेंट करें तो ये बहुत ही आसान हो गया ना कहानी, ये कहानी तो बहुत ही आसान हो गई। कौन सा ऑप्शन आ गया अपना करेक्ट, ऑप्शन सी है करेक्ट चॉइस, ठीक है। अब चलते हैं इंटरफेरेंस की तरफ। तो जब ये दो वेव्स मिलते हैं, जब ये दो वेव इंटरफेयर करते हैं तो हमें ये इक्वेशंस मिलते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, tan अल्फा का। अगर ये दो वेव्स ऐसे मिले कि हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, करेक्ट, तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ये सब हम देख चुके हैं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी देख चुके हैं। तो इस केस में जब ये दो वेव आपस में मिलते हैं तो इस तरह से मिलते हैं कि उन्होंने इंटेंसिटी को मैक्सिमम कर दिया। इस तरह के इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या होना चाहिए कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? पहली कंडीशन तो होनी चाहिए भाई cos फाई की, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा तभी ये मैक्सिमम आएगा, यानी कि फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किसके बराबर, 2n पाई के बराबर। उस वक्त a का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम, a मैक्स के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो cos फाई है ये तो 0 से 1 के बीच में होता है ना। तो अगर हम ये सोचे, नेगेटिव भी हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन अभी हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो उसमें कौन सा वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा, cos फाई का वैल्यू हो जाएगा 1, करेक्ट, ओके। और a मैक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा जब cos फाई 1 हो गया, तो a1 प्लस a2। इस वक्त जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर आएगा, डेल्टा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, n लैम्डा। यही सारी चीजें हैं जो आपको नोट करनी है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपको बस ये सारी चीजें नोट करनी है। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा यहाँ पे कि a का वैल्यू a मैक्स होना चाहिए, उसके लिए cos फाई 1 के बराबर, फाई का वैल्यू 2n पाई, राइट। पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में अगर बात करें तो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा के बराबर, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हो तो आपको रिजल्टेंट वेव इस तरह का दिखता है। अब एक और चीज हो सकती है, क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मान लेते हैं कि कोई, अगर मैं आपको एक पार्टिकल के हिसाब से एग्जांपल दूं कि मान लेते हैं कि कोई एक वेव है जहां पे जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा था ऊपर नीचे, ठीक है। तो मान लेते हैं एक वेव उसे 5 ऊपर की तरफ ले जा रहा था, दूसरा भी उसे 5 ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ऑपोजिट फेजेस में आ गए, और एक तो 5 ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन दूसरा 5 नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो पार्टिकल है ये चूंकि दोनों के इन्फ्लुएंस में है तो ये किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकता, तो इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें दिखेगा वो ऐसा दिखेगा विच इज अ वेक्टर सम ऑफ बोथ। तो अब अगर एक ऊपर ले जाना चाह रहा है और दूसरा नीचे ले जाना चाह रहा है तो होगा क्या, नेट रिजल्टेंट हो जाएगा 0। जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा वैल्यू 0 आए, लेकिन मिनिमम आता है, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है कि ये वैल्यू मिनिमम आए। कब होगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाए, -1 के बराबर, यानी कि cos फाई -1 के बराबर हो जाए। तो cos फाई क्या हो जाए, cos फाई -1। ये कब होगा, जब फाई क्या हो, किसका मल्टीपल हो भाई, 2n + 1 टाइम्स पाई, तभी -1 मिलता है ना। और a का वैल्यू क्या होगा, अब a मिनिमम विच इज इक्वल टू व्हाट, a1 - a2। और इस वाले केस में पाथ डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, यानी कि डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n + 1 λ/2, करेक्ट। तो ये सारे कंडीशन किसके हैं भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। कभी कभी इसे मिनिमम भी बोल देते हैं फॉर ऑब्वियस रीजन को, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पे आपको जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिलती है वो मिनिमम मिलती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसी चीज है जो कि आपको वेव ऑप्टिक्स में भी देखनी है विथ रिगार्ड टू लाइट ऑफ कोर्स। तो वहां पे जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा, यानी कि YDSC। अब ये सारी बातें मैं अभी यहाँ पे कर पा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है,
वेव ऑप्टिक्स आपने एक बार पढ़ा हुआ है, आपने देखा हुआ है ये सब कुछ, और आपने देखा है कि कैसे एक्सप्रेशंस आते हैं। और यहीं पे मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि जब आप ये वाली टॉपिक को कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, अगर आप समझदारी से पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आप अपनी टाइम बचाना चाहते हो, अगर आप रिवीजन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो ऐसे टॉपिक्स जो इंटर रिलेटेड हैं उनको एक साथ रिवाइज करना सीखना होगा, राइट, ताकि आपका वक्त बचे, आप एक ही काम को बार बार ना दोहराओ और बहुत आसानी से आप कम टाइम में बहुत कुछ रिवाइज कर पाओ। बहुत सारे ज्यादा आपको ऐसा परेशान भी नहीं होना है कि बहुत सारे रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं या कुछ भी। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जब कभी भी मैं ऐसे टॉपिक पढ़ रहा हूं जो कि आगे भी रिलेटेड है, किसी और चीज से भी रिलेटेड है। ऐसा हमने किया था हमारे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले केस में भी। हमने वहां पे भी देखा था कि जब एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से इंटरलिंक्ड है, ओवरलैप्ड है, तो हम क्या करते हैं, हम उन दोनों चीजों को साथ में पढ़ते हैं। तो जब हम उन दोनों चीजों को साथ में पढ़ेंगे तो हमें अगर एक याद है तो हमें दूसरा भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं इस हिसाब से कि ये सब आपके रैंक को एनहांस करने में, आपके प्रिपरेशन की स्पीड को एनहांस करने में बहुत ज्यादा मददगार होने वाली है। तो आपको ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी और इसी तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करके अपने रिवीजन सेशंस को इतना इफेक्टिव बनाना पड़ेगा ताकि आपने जो भी चीज जो पिछले 2 साल 2.5 साल में जो भी चीजों को आपने अच्छे से पढ़ा है उसको आप फिर से अच्छे से रिकॉल कर पाएं, अच्छे से याद कर पाएं। जनरली होता ऐसा है बच्चों कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तो उसके साथ आप चीजों को भूलते चले जाते हो, यानी कि छोटी छोटी नुआंसेस छूट जाती है, जो जो फाइन पॉइंट्स होते हैं वो मिस होने लगते हैं। ओवरऑल हो सकता है आपको टॉपिक याद रहेगा, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीजें रहती है जिससे क्वेश्चन फंसता है हमेशा, वो बातें आप भूलने लगते हो। तो जब आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, उस दिन जिस लेवल का कॉन्फिडेंस था आपको उस टॉपिक में, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए तो आपको लगा कि हाँ ये टॉपिक तो मुझे आता है। लेकिन जब आप कुछ टाइम के बाद, यानी कि जब आप रिवीजन के वक्त में उस टॉपिक में क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे गलतियां हो रही है। और मैंने ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हुए उन्हें देखा है, और मैंने उनकी ऐसे सिचुएशंस में ऐसे हेल्प करी कि मैंने उनको बताया कि जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे थे उस वक्त सिर्फ आपके लिए सिर्फ वो ही एक टॉपिक था जहां पे आपने बहुत सारे सवाल लगाए थे, तो आपने उसे बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लिया था। आप समझ गए थे कि इस टॉपिक से कितने तरह के सवाल बन सकते हैं। अब चूंकि काफी वक्त बीत चुका है, एक गैप आ गया है, तो आपको इस टॉपिक को पहले रिवाइज करना चाहिए। ऑब्वियसली अब आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है, जितना कि आपने पहले जितना टाइम उसमें खर्च करा था उससे कहीं ज्यादा अब कम वक्त लगने वाला है अब उसी चीज को समझने में। लेकिन पहले आप किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से उन सारी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें, और पढ़ने के बाद कुछ सिंपल क्वेश्चन से शुरू करें, ताकि वो जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ती चली जाए। तो एक स्टेप वाइज एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको गुजरना है, और आप ये जितनी जल्दी करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, हम ये भी सोचेंगे कि हमारा बहुत सारा वक्त सिर्फ रिवाइज करने में ज़ाया ना हो, क्योंकि जब हमारा टाइम आ गया रिवीजन का तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं है। अब तो एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसे टॉपिक्स ढूंढने चाहिए जो इंटर रिलेटेड हैं। और अगर हमने ऐसे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स को देख लिया तो होगा क्या कि हमें रिजल्ट्स बार बार एक ही चीज को बार बार दोहरानी नहीं पड़ेगी। और यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो इस तरह से आप स्मार्टली वर्क करके अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं और अपनी रिवीजन को भी बहुत पेस आउट कर सकते हैं, ताकि आप जल्दी से बहुत सारी चीजों को एक साथ रिवाइज कर पाएं। तो मेरा सजेशन यही है कि जब आप ये टॉपिक पे जाएं और इसे रिवाइज करें तो इसके साथ साथ आप वेव ऑप्टिक्स का भी इंटरफेरेंस उठा लें, YDST को उठा लें और उसके साथ ही रिवाइज कर लें। समझ में आ गई बात? चलिए, तो हम देख रहे थे कि अगर डिस्ट्रक्टिव है तो क्या कहानी रहेगी। भाई ऐसी कहानी रहेगी, अगर दोनों ही बराबर हो गए तब तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट 0 ही आ जाएगा। करेक्ट। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी वाज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। आपको याद होगा इंटेंसिटी वाज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू सब कांस्टेंट टाइम्स a स्क्वायर। अब हमें पता है अगर इंटरफेरेंस हुआ
तो उसमें हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, करेक्ट। अगर हमें नेट इंटेंसिटी के टर्म्स में इसे लिखना है तो आई नेट को लिख सकते हैं हम I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 cos फाई। समझ में आ रही बात? ऐसे लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर I1 I2 के बराबर हो गया तो क्या होगा? अगर I1 I2 के बराबर हो गया और ये I नेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा क्या? 2I1 प्लस कॉस फाई, 2I1 प्लस कॉस फाई। और I नेट की एक और वैल्यू आ जाएगी जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड है, दैट इज 4I कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो ये सारे फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो क्या कहानी है? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आपको पता है कि ये वाला जो वैल्यू है कॉस वाला, वो आपको 1 दे देगा, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर I1 I2 के बराबर है तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? 4 टाइम्स ऑफ I, ठीक है। समझ गए ये बात? ये सारे फॉर्मूलेज आपको नोट डाउन करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वाले सेंस में। तो अगर भाई आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हो तो cos फाई की वैल्यू हो गई 1, आई मैक्स की वैल्यू हो गई कितना? रूट ओवर I1 प्लस I2 रूट ओवर I2 द होल स्क्वायर। और अगर I1 I2 के भी बराबर है तो आई मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर I1 I2 को बराबर कर दे तो क्या मिलेगा? आई मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा 0। समझ में आ गई बात कि कैसे ये इंटेंसिटी और कैसे एम्पलीट्यूड और सब कुछ सारी चीजें रिलेटेड है। चलिए अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 25:1। इफ इंटरफेरेंस अकर्स द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी शुड बी। तो चलिए शुरू हो जाइए, 30 सेकेंड है आपके पास फिर से इसे सॉल्व करने के लिए, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि 30 सेकेंड में तो आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। बन गया ऑलमोस्ट? हाँ, चलिए जल्दी कीजिए। अगर मैं सोचूं तो I1 is to I2 ऐसे दे रखा है कितना? 25/1। हमें क्या चाहिए? I max by I min, यही चाहिए ना? चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे बनाएंगे? क्या लिख सकते हैं इसको? I max by I minimum is going to be equal to, इसको ऐसे लिख दें, I max का वैल्यू हमको पता है, I minimum का भी वैल्यू पता है, रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 डिवाइडेड बाय माइनस, यही तो है, होल स्क्वायर। इसको एक और फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं I max by I min going to be equal to, इसको लिख सकते हैं रूट ओवर I1 by I2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर I1 by I2 माइनस 1, लिख सकते हैं, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यार, ये तो वैल्यू दिया ही हुआ है। I max by I minimum क्या आ जाएगा आपके पास? 9/4, 9:4 यानी कि, ठीक है। बन गया, ये बन गया 9:4। कौन सा ऑप्शन आ गया अपना करेक्ट? ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी है राइट चॉइस। अब आते हैं, बात करते हैं वेव्स एट बाउंड्री। मान लीजिए कि एक कोई वेव है जो जा रही है और मीडियम चेंज करती है, तो क्या क्या होता है बाउंड्री पे, उसकी बात करेंगे। तो अगर एक डेंसर मीडियम की बात करें तो किसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे? अ मीडियम इज सेड टू बी डेंसर रिलेटिव टू द अदर वेयर द वेव ट्रेवल्स स्लोअर
अभी से अपने दिमाग में एक डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम का कॉन्सेप्ट बना लीजिए वेव्स के रिस्पेक्ट में। ऑफ कोर्स ये जो डेंसर और रेयरर मीडियम की बात है, ये मास डेंसिटी से बहुत अलग है। तो आप मास डेंसिटी के टर्म से मत सोचें कि अगर किसी का मास डेंसिटी ज्यादा है तो वो डेंसर होगा, मास डेंसिटी कम है तो वो रेयरर होगा, ऐसा नहीं है। सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर किसी वेव को किसी मीडियम में जाना है, तो अगर हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, ऐसा मानते हैं कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाते हुए अगर उस वेव की स्पीड बढ़ जाती है, ध्यान से सुनिए इस बात को, अगर उस वेव की स्पीड बढ़ जाती है, कहां से कहां जाते हुए, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाते हुए अगर उस वेव की स्पीड बढ़ जाती है, तो वो एक रेयरर मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम जहां से वो वेव आ रही थी। अब इसी का उल्टा, अगर मीडियम 1 से, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अगर वेव की स्पीड कम हो जाती है, तो मीडियम 2 एक डेंसर मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये सारी कहानी जो डेंसर और रेयरर की होती है, ये सबकी सब रिलेटिव होती है, हमें पता है, राइट। तो अ मीडियम इज सेड टू बी डेंसर रिलेटिव टू अदर वेयर द वेव ट्रेवल्स स्लोअर। और रेयरर मीडियम क्या होता है, अ मीडियम इज सेड टू बी रेयरर रिलेटिव टू द अदर वेयर द वेव ट्रेवल्स फास्टर। ये कहानी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए साउंड वेव के लिए, velocity in water is greater than velocity in air. Water is a rarer medium relative to air. समझ में आ गई बात, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में velocity in air is greater than velocity in water, so water is a denser medium relative to air. तो जब भी आपसे डेंसर या रेयरर मीडियम की बात की जाए, तो आपका सवाल होना चाहिए कि ओके, पहली बात तो कौन सी वेव है, दूसरी बात उसकी स्पीड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो फिर आप बहुत आसानी से बता सकेंगे कि जो वेव है वो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में गई, यानी कि रेयरर से डेंसर गई है या डेंसर से रेयरर गई है, ठीक है। अब कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं वेव के, जो चेंज होते हैं जब आप किसी वेव को किसी मीडियम के इंटरफेस पे आप डालते हो, यानी कि कोई इंसिडेंट वेव है वो आई और वो किसी इंटरफेस पे टकराती है, जहां इंटरफेस यानी कि दो मीडियम जहां पे मिलते हैं, तो उस दोनों मीडियम के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। तो इस इंटरफेस या फिर बाउंड्री पे होगा क्या, यहाँ पे दो फिनोमिनास होंगी, एक तो रिफ्लेक्शन और दूसरा इस केस में अगर वो ट्रांसमिट करने दे रहा है वो मीडियम, तो ट्रांसमिशन भी हो जाएगा। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो स्पीड क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव का सेम रहेगा क्योंकि वो तो मीडियम पे डिपेंड करता है। ट्रांसमिटेड वेव का चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंडेंट है तो दोनों की सेम रहेगी। वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड का सेम रहेगा लेकिन ट्रांसमिटेड का बदल जाएगा। एम्पलीट्यूड दोनों के बदल जाएंगे। वेव नंबर सेम रहेगा रिफ्लेक्टेड का लेकिन ट्रांसमिटेड का बदल जाएगा। और फेज रिफ्लेक्टेड का बदल जाएगा और ट्रांसमिटेड का सेम रहेगा। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ वेव पैरामीटर्स हैं जो कि आपको देखना है, और अलग अलग केसेस भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि यही आपको सब याद कर लेना या रट लेना, ऐसा नहीं करना। हम अलग अलग केसेस देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के सिचुएशन हमें दिए जाते हैं। तो पहली बात है रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग वेव फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड। तो देख लीजिए यहाँ पे कि अगर एक वेव इस तरह से आ रहा है, ये फिक्स्ड एंड है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ट्रांसमिशन तो कुछ उधर हो ही नहीं सकता, इधर इस तरफ तो कोई पल्स जाएगा नहीं। तो क्या होगा कि वेव इन्वर्ट हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y इंसिडेंट को ऐसे लिखा गया है, y इंसिडेंट को लिखा गया है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखिए ध्यान से। और जो रिफ्लेक्टेड है y रिफ्लेक्टेड, उसको कैसे लिखा गया है, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। पाई का फेज डिफरेंस आ गया और ये इन्वर्ट हो गया, यानी कि जाने वक्त हम ऐसा है तो आते वक्त हम उसी का उल्टा है। जाते वक्त की ये कहानी तो आते वक्त की ये कहानी है, ठीक है। तो कहानी में अंतर है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये कब है, जब फिक्स्ड एंड की बात कर रहे हैं, तब जब फिक्स्ड एंड की बात कर रहे हैं। तो अब यहीं पे अगर हमने फ्री एंड की बात कर दी, यहीं पे अगर हमने फ्री एंड की बात कर दी तो क्या होगा, ये जाएगा भी ऐसे और आएगा तो उल्टा, लेकिन ये इन्वर्ट नहीं होगा। क्या होगा, इन्वर्ट नहीं होगा, इसमें फेज डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है।
तो ये गया, और चूंकि ये एंड फ्री टू मूव है, ये एंड फ्री टू मूव है, तो क्या होगा, पल्स उल्टी डायरेक्शन में आएगा तो, लेकिन क्या होगा इस केस में कि हमारा फेज डिफरेंस जो है वो रहेगा 0। अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो रिफ्लेक्शन को लेके, फ्री एंड और आपकी फिक्स्ड एंड्स की, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, पल्स shown in reflected from the rigid wall A and then from the free end B. The shape of the string after these two reflections will be. एक ऐसा पल्स है जो कि यहाँ गया, यहाँ टकराया, वापस आया, यहाँ टकराया, और फिर वो कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि फ्री एंड में क्या होता है, कैसे रिफ्लेक्शन में कैसा कर्व दिखता है, क्या होता है, क्या फेज डिफरेंस आता है, नहीं आता है, जो भी है। और दूसरे बार में हमने ये भी देखा कि जब फ्री एंड होता है तो क्या होता है। तो आपको ये चीज समझनी है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसको जल्दी से चॉइस बताना है। 30 सेकेंड फिर से आपको दिए गए हैं और जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ओके, देखिए क्या हुआ होगा। सबसे पहले जब ये इधर जाएगा तो जब फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा यानी कि इस फिक्स्ड एंड से, तो क्या होगा, वो इन्वर्ट होगा। फिर ये इधर चलेगा, जब वापस आएगा तो लूप तो वैसा ही रहेगा, करेक्ट, क्योंकि अब इन्वर्ट तो नहीं होगा, लेकिन सेम वैसे वापस आएगा। आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन वेव ऐसा दिख रहा होगा, जो किससे मैच कर जाता है, हमारा ऑप्शन ए से। जी हाँ, ऑप्शन ए से मैच कर जाता है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन बिटवीन टू स्ट्रिंग्स। मान लेते हैं ये रेयर मीडियम है, इसका मास पर यूनिट लेंथ μ1, और दूसरा डेंसर मीडियम, इसका मास पर यूनिट लेंथ μ2। अब हमें पता है जो वेलोसिटी की कहानी है वो ऑब्वियसली मास पर यूनिट लेंथ और टेंशन पर डिपेंड करती है। तो मान लेते हैं कि टेंशन दोनों में अगर सेम था तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, मास पर यूनिट लेंथ। तो डेफिनेटली हम क्या बोल सकते हैं, किस केस में वेलोसिटी ज्यादा होगा, डेफिनेटली रेयर मीडियम में वेलोसिटी होगी ज्यादा। ठीक है, ओके। अब बाउंड्री पे होगा क्या, इस बाउंड्री पे दो बातें होंगी, एक तो होगा रिफ्लेक्शन और दूसरा होगा ट्रांसमिशन। तो यहां पे नाइदर कंप्लीटली फिक्स्ड है ना ही ये कंप्लीटली फ्री है, यहां तो एक मीडियम चेंज है, तो नाइदर इट इज कंप्लीटली फिक्स्ड नॉर इट इज कंप्लीटली फ्री। तो बोथ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन विल टेक प्लेस, यहां पे दोनों चीजें होंगी। अब कैसे होंगी वो देखते हैं। इफ द वेव एंटर्स अ डेंसर मीडियम एंड द रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड, ठीक है, अगर वेव एक एंटर अगर जाता है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम में, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होता है, जो रिफ्लेक्टेड वेव वो देखिए इन्वर्टेड है। ठीक है, तो अगर हम उसका इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। अगर हमारा y इंसिडेंट कुछ ऐसा दिखता है, y इंसिडेंट इज ए आई, दैट इज ए इंसिडेंट साइन ओमेगा टी माइनस, चलिए k1x मान लेते हैं। तो अगर ये रिफ्लेक्ट हुआ और ट्रांसमिट भी होगा, दोनों ही बातें होंगी। रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, वेव इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अगर जाते वक्त ऐसा वेव है तो आते वक्त कैसा वेव रहेगा भाई, आते वक्त ऐसा वेव रहेगा, यानी कि वेव इन्वर्ट होगा। चूंकि ये सेम मीडियम में आ रहा है वापस, तो जो इंसिडेंट वेव की वेलोसिटी होगी वही आपकी रिफ्लेक्टेड वेव की वेलोसिटी होगी। और इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली 180 का फेज डिफरेंस आ गया है, तो वो क्या हो जाएगा, ए आर साइन ओमेगा टी माइनस k1x प्लस पाई, और यहां भी प्लस आ जाएगा क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी हमने लिया कि एक वेव जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑब्वियसली ये इंसिडेंट वेव के इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि अगर वो ट्रांसमिशन में है, ट्रांसमिशन में क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन का बता दिया, तो आप ट्रांसमिशन का भी बहुत आसानी से खुद से लिख सकते हो। तो ट्रांसमिशन में कैसा वेव रहेगा, सेम हम्प, सेम मतलब ऐसा जा रहा था, इसमें पतले वाले में, मोटे वाले में भी क्या होगा, ऐसा ही जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी बात,
जो ट्रांसमिटेड वेव की वेलोसिटी है वो कम होगी किससे? इंसिडेंट से। क्यों? क्योंकि यहां पे कैसा ट्रांजिशन है? यहां पे है रेयर टू डेंसर, करेक्ट। और फिर आप इक्वेशन भी तो लिख ही सकते हो। क्या होगा वाई ट्रांसमिटेड का इक्वेशन? AT बिल्कुल ऐसा, साइन ओमेगा टी माइनस K2x, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब ये पूरी कहानी यही है। समझ में आ रही है बात कि क्या होगा रिफ्लेक्शन में, क्या होगा ट्रांसमिशन में? अगर आपको नोट करना हो तो आप अभी जल्दी से नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहानी ऑलमोस्ट ऐसी ही चलेगी, ठीक है। ओके। इफ अ वेव एंटर्स रेयर मीडियम द रिफ्लेक्टेड वेव विल नॉट बी इन्वर्टेड। अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो आप देखेंगे यहां पे ध्यान से क्या हो रहा है, तो वेव जो है वो इन्वर्ट नहीं होगा। जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो सेम हम्प के साथ वापस आएगा, ठीक है। फिर से वही कहानी, फिर से ये लिखा। अब AR को लिखते हैं इस एक्सप्रेशन से और AT को इससे। जल्दी से नोट कर लेंगे, जल्दी से फटाफट इन चीजों को नोट करेंगे कि क्या होता है जब डेंसर टू रेयर जाता है, जब रेयर टू डेंसर आता है, ठीक है। और उसके एक्सप्रेशंस कैसे लिखे जाते हैं, उसके वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं हम, और इक्वेशंस अगर दिए हों इंसिडेंट के तो हम कैसे रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के इक्वेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय दिस। ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इट्स एम्पलीट्यूड बिकम्स 2/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इज। चलिए 30 सेकेंड। अभी आपने रिजल्ट लिखा होगा तो आपको पता है कि आपको उसको कैसे अप्लाई करना है, और यही ये क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। हो गया? देखिए क्या इक्वेशन दिया हुआ है आपको, ये एक्सप्रेशन। तो ये तो इंसिडेंट्स का है, तो इसको ऐसा लिख दें YI इंसिडेंट वेव का आ गया 0.6 साइन 2 पाई, यहाँ है T माइनस x/2। Y रिफ्लेक्टेड कैसा दिखेगा हमें पता है इक्वेशन में, ये होना चाहिए AR साइन 2 पाई T प्लस x/2 प्लस पाई, ये होगा रिफ्लेक्टेड में। AR की वैल्यू क्या होगी भाई? 2/3 टाइम्स ऑफ AI which is 2/3 टाइम्स ऑफ 0.6 that is 0.4 यूनिट्स, ठीक है। और Y रिफ्लेक्टेड फाइनली कैसा दिखेगा? माइनस 0.4 साइन 2 पाई T प्लस x/2, करेक्ट। यही हो जाएगा आपका इक्वेशन। समझ में आ गई बात? तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट्स वेव का आपको इक्वेशन दिया हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ, तो आप बहुत आसानी से फाइनल रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन लिख सकते हो। ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट। अब कहानी आगे इंटरफेरेंस की बात कर ले कि दो कोहेरेंट थे, दो आपस में मूव कर रहे थे, दोनों का वेवलेंथ भी सेम हो गया, और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तभी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो इंटरफेरेंस हमको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मिला। लेकिन अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या होता है? जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको ऐसा दिखेगा और इक्वेशन ऐसा दिखेगा, और इसी को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैंडिंग वेव बना देता है। एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि सारे पार्टिकल SHM तो कर रहे हैं, लेकिन अब जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है सभी पार्टिकल्स का, ठीक है। तो इसको स्टेशनरी वेव या हम इसे क्या स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या इसकी रिक्वायरमेंट है भाई कि ये कोहेरेंट होने चाहिए एंड मूविंग अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, और इस तरह का अगर आपको इक्वेशन दिखे तो आपको समझना चाहिए कि ये किसकी इक्वेशन है? स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है।
अब स्टैंडिंग वेव में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जो अपनी जगह से हिलते ही नहीं। जैसे अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे t=0 पे कुछ पार्टिकल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं इन पार्टिकल्स की, देखिए अगर मैं बात करूं इन पार्टिकल्स की, तो आप देख रहे हैं कि बाकी सारे पार्टिकल्स तो अपना SHM कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स हैं जो अपनी जगह पे बिल्कुल अड़े हुए हैं, जो कहीं जा ही नहीं रहे, राइट। और इसकी वजह से होता क्या है कि एनर्जी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि ये पार्टिकल ऊपर नीचे करते हैं तभी तो एनर्जी आगे मतलब आगे बढ़ती है ना। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम नोड्स बोलते हैं, राइट। इनको क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। अब फिर से नोड्स की बात तो आगे भी हमने कर रखी है और करनी भी है, और साउंड में तो और भी ज्यादा डिटेल में इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको स्टेशनरी वेव में समझ जाना चाहिए कि इन दोनों चीजों के बीच में आकर के क्या हुआ कि पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो फंस चुकी है, पूरी एनर्जी इसके बीच में ट्रैप्ड है, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में स्टेशनरी वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y is equal to sin 100t cos 0.01x, where y and a are in millimeters and t is in second, x is in meters. The velocity of the wave is. चलिए जल्दी से सोचिए और इसे सॉल्व कीजिए। आखिरी के 10 सेकेंड अब तक बन जाना चाहिए। ऑल राइट, लेट्स सी। ओके, हो गया। क्या दिया हुआ है हमारे पास इक्वेशन? ये इक्वेशन है। हमें पता है ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, या फिर जनरल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t कॉस के एक्स, यही तो लिखते हैं। अब कंपेयर कर लीजिए, ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया 100, k का वैल्यू क्या आ गया 0.01। v क्या होता है भाई? कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे हो गया क्या ओमेगा बाई के, विच इज 100 डिवाइड बाई 0.01। तो ये कितना आ गया 10 to the power 4 आ गया मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रही बात? 10 to the power 4 मीटर्स पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। अभी बात कर रहे थे स्टैंडिंग वेव्स की। तो क्या होता है स्टैंडिंग वेव्स? व्हेन टू हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी and amplitude traveling through a medium in opposite direction superimpose on each other, they form what? Standing waves or stationary wave. सबसे आसान तरीका क्या है? एक स्ट्रिंग पे आप एक एंड से आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हो और दूसरा एंड फिक्स्ड है, तो यहाँ पे आपको स्टैंडिंग वेव्स दिखेगा। यहाँ दिख रहा होगा कि एनर्जी जो है वो ट्रैप हो चुकी है। इसके इक्वेशंस कैसे दिखते हैं भाई? फिर से वही बात कि नेट इक्वेशन कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। स्टैंडिंग वेव की बात हम कर ही चुके हैं, तो मैंने आपको बताया कि एनर्जी जो है वो ट्रैप हो जाती है, और जो पॉइंट बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं करते उनको हम नोड्स बोलते हैं, और जो पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उनको हम एंटी नोड्स बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऐसा दिखता है, और कुछ नेट रिजल्टेंट कुछ आपको ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं कि एनर्जी जो है इन सब लूप्स में ट्रैप हो चुकी है। ऑल राइट, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस, where x and y are in centimeters in t seconds. The maximum displacement at x equals to 5 centimeters. चलिए do it fast. करिए 30 सेकेंड फिर से आपके पास। ऑलराइट, कैसे सॉल्व करेंगे? ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x का वैल्यू 5 पे ax क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन है।
ए का वैल्यू ये मिल गया, एट एक्स इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एक्स की जगह पे 5 डालेंगे, ए का वैल्यू ये मिल गया विच इज 2√3। सीधा सीधा सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है, जब एक्स 5 है तो ए का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन है। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। जैसे कि पता है कि आपको एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रह सकती है, राइट। तो अगर हम मीन पोजीशन की बात करें, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैक्स, और उसका जो वैल्यू होता है टोटल एनर्जी का वैल्यू होता है 1/2 लैम्डा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू, ओके, वेयर ऑल दी सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग। और कैसे निकालते हैं वही इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है और सारी कहानी आपको पता ही। अब बात करते हैं कि हम जो nth हार्मोनिक है वो कैसे निकालते हैं। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद दिला दे, एफ nth nv/2l या n/2l रूट ओवर टी अपॉन न्यू, इसको nth हार्मोनिक या फिर n-1/2। ये कब होता है, जब बोथ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग्स आर फिक्स्ड। when one end is fixed and the other end is free, तब आपको कैसा दिखता है, हमेशा आपको कैसा हार्मोनिक दिखेगा, ऑड हार्मोनिक, मतलब कि 1, 3, 5, 7, करेक्ट, इवन वाले नहीं होते। तो 2n+1 डिवाइड बाई 4l रूट ओवर टी अपॉन म्यू, इसको nth ओवरटोन या फिर 2n+1th हार्मोनिक बोलते हैं। अब नॉर्मल मोड क्या होता है, सबसे आसान ये है। इसके लिए फर्स्ट हार्मोनिक F1 डिफाइंड है कितना, 1/2l रूट ओवर टी अपॉन म्यू। सेकेंड हार्मोनिक क्या है, 2 टाइम्स ऑफ दिस। थर्ड हार्मोनिक क्या है, 3 टाइम्स ऑफ दिस एंड सो ऑन। और आपके पास जनरल फॉर्मूला तो है ही, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इन नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग tied at both ends, the difference in frequency of the fifth harmonic and second overtone is 54 Hz। तो चलिए इन दोनों का फॉर्मूला लिख लेंगे और दोनों का डिफरेंस को इक्वेट कर देंगे किससे, 54 Hz से। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, चलिए कर लेंगे जल्दी से। ये सब तो बहुत ऐसे सवाल है जो कि आपसे चुटकियों में बहुत आसानी से बन जाने चाहिए, है ना, इस लेवल पे। ऑब्वियसली क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर के एक्सप्लेनेशन भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, और यही कोशिश करनी है कि ज़्यादातर काम 90% काम आपको करना है। ऑलराइट, मैं सिर्फ यहाँ पे आपके गाइडेंस के लिए हूँ, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ किसी सवाल को कैसे बनाते हैं, किसी टॉपिक को कैसे रिवाइज करते हैं। ज़्यादा काम अब आपका है। ऑलराइट, क्या करेंगे, F5 माइनस F3 इज इक्वल टू 54। अब इसका जस्ट फॉर्मूला लिख देंगे, करेक्ट, फॉर्मूला लिख देंगे किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक। यानी कि F1 का फॉर्मूला क्या था भाई, F1 का फॉर्मूला था V/2L, यही था ना। अच्छा, F5 और F3 को क्या लिख सकते हैं, F3 को आप लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ F1, और F5 को क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ F1। यानी कि मैं क्या ऐसे सीधे लिख दूं, 2 टाइम्स ऑफ F1 इज इक्वल टू 54। तो यहां से F1 कितना आ गया, 27, 54/2 दैट इज 27 हर्ट्ज। ऐसे जल्दी से आपको सॉल्व कर लेना है, हाँ, क्वेश्चन को। कितना आ गया, 27 हर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट, यस, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इट्स वाइब्रेटिंग इन इट्स थर्ड ओवरटोन with maximum amplitude of A. The amplitude at a distance of L/3 from one end is, चलिए जल्दी से। मोरलेस हम लोग सारी बातें कर चुके हैं वेव्स के बारे में। इन 2 सेशन में हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब आपको ये पता है कि ये आपकी तरफ से आना चाहिए कि आपने इन चीजों को अच्छे से बारीकी से पढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व किया। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस में अपना टाइम देंगे, और ये भी इंश्योर करेंगे कि एटलीस्ट पास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन तो आप करके ही जाओ, ठीक है। ओके, वक्त हो चुका है समाप्त। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ वेव हमें पता है, ठीक है। अगर x का वैल्यू L/3 है तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये भी कोई पूछने की बात है। हम इक्वेशन में डाल देंगे और सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को L/3 डाल देंगे, ये रहा हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड का वैल्यू यहीं से चेक कर लेंगे, कितना आएगा, √3a/2। सीधा सीधा फॉर्मूले और रिजल्ट्स का खेल है ये, ओके। क्योंकि थर्ड ओवरटोन और फोर्थ हार्मोनिक के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला कैसे लगेगा, ठीक है। W4/V दैट इज 2πf4/V सिंपल, या 4π/V।
नो प्रॉब्लम, x का वैल्यू दिया हुआ है L/3, तो आप सब्स्टिट्यूट करते ही आपको मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सही इस क्वेश्चन के लिए? जी हाँ, वो है ऑप्शन सी। तो इसी के साथ हमने मोर और लेस सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वेव में हमने देख लिए। अब आपको क्या करना है कि आपकी तरफ से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं और सारे रिजल्ट्स को ध्यान में रखना है और ऐसे ही बिल्कुल मन लगा के प्रैक्टिस करते चलना है। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर मृणाल। मैं मिलूंगा आपसे फिर अगले सेशन में अगली कहानी के साथ, अगले रिवीजन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप थिंकिंग।